चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दिल्ली को हरियाणा महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि वो दिल्ली को हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच परस्पर सहयोग से आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की चल रही कोशिशों का केजरीवाल ने खुलासा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का यह सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है, जो न सिर्फ बीजेपी पर है बल्कि चुनाव आयोग पर भी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धनखड़ को हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, 70 सांसदों का समर्थन। दिग्विजय सिंह बोले, इतना पक्षपाती सभापति आज तक नहीं देखा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। इनमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल है। हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन में सपा और टीएमसी शामिल नहीं हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का मुक्ता लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। पूछा, आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है? सांसद बोले, सालों से, सब मिलकर करेंगे। जी हां दोस्तों, संसद में सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे। विपक्ष के 2 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुक्ता लगाया हुआ था और राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के संबंध में अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए। कांग्रेस ने 1.19 मिनट की बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। सांसद मणिकम टैगोर ने गौतम अडानी का और शिवाजी राव अड्डल राव पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी का मुक्ता पहना हुआ था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट हो गई जारी, 17 विधायकों के टिकट काटे। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ेंगे, उनकी सीट अवध ओझा को दी। जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं दोस्तों, चर्चित चेहरे में आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे। 6 साल से गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। दरअसल दोस्तों, दास का 10 सितंबर 2024 को कार्यकाल पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। कैबिनेट ने आज 9 दिसंबर को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी, मेल भेजकर मांगे $30,000। डॉग बम स्क्वाड तलाशी में जुटे, बच्चों को घर भेजा गया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें मदर मेरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों के बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बम ब्लास्ट करने की धमकी डीपीएसआर के पुरम को सुबह 7:06 पर और जीडी गोयंका पश्चिम विहार को सुबह 6:15 पर, जबकि कुछ स्कूलों को कल रात मिली थी। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम में वहां भेजी गई। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेशी नेताओं ने कहा था, बंगाल, बिहार और ओडिशा पर बांग्लादेश का अधिकार है।
जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ का समंदर किनारे 404 एकड़ जमीन पर दावा, 610 हिंदू ईसाई परिवारों ने यहां खरीदी है जमीन, बोले नया कानून बना तो ही बचेंगे। जी हां दोस्तों, केरल के अर्नाकुलम जिले में कोची से 38 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे स्थित मुनम्बम में यह दर्द एक दो लोगों का नहीं बल्कि 610 परिवारों का है। इनमें 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार हैं। ये लोग मुनम्बम प्रॉपर्टी नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए करीब 60 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से यह जमीन खरीदी थी। 2019 में वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर ली। अब वह सरकार से लोगों को बेदखल करने की मांग कर रहा है। पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुनम्बम में विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते 2 महीने के दौरान विवाद तेज हो गया। वजह है केंद्र सरकार का वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसके अगले साल बजट सत्र में पास होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और मामला हुआ दर्ज, समर्थकों पर भी हमला करने का आरोप लगा। बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर से मिले भारतीय विदेश सचिव। जी दोस्तों, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते वक्त चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों ने इस्लामी वकालत संगठन हिजाफत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया था। हक की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 164 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन होकर रहेगा, सरकार इसी सत्र में बिल पेश करने को है तैयार। जी दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन होकर रहेगा, सरकार इसी पार्लियामेंट सेशन में बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बिल पर चर्चा भले ही न हो, सरकार इसे लाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। यह भी पता चला है कि सरकार जब भी विधेयक लेकर आएगी तो व्यापक परामर्श के लिए इसे जेपीसी के पास भेज सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार यह भी सुझाव दे सकती है कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और सभी विधानसभाओं को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाए। सरकार को अभी इस पर निर्णय लेना है कि यह एक व्यापक विधेयक होगा या कई विधेयक जिसमें संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी शामिल होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डायरेक्टर अली अब्बास जफर को लगा तगड़ा झटका, मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, वासु भगनानी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। जी हां दोस्तों, मुंबई सेशन कोर्ट से डायरेक्टर अली अब्बास जफर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वासु भगनानी की ओर से दायर की गई धोखाधड़ी की एफआईआर को चुनौती दी थी। कोर्ट का कहना है कि एफआईआर मुंबई के बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दायर की गई थी, इसलिए अली जफर और अन्य की चुनौती अब मान्य नहीं है। दरअसल दोस्तों, यह मामला 2024 की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी बोले, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा है, राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है, राजस्थान रिसेप्टिव भी है, समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है, चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है, नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रेस्पॉन्सिव रिफॉर्म सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। ये सब बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार सुबह करीब 10:10 पर जयपुर पहुंचे। यहां सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। दोपहर करीब 12:30 बजे तक मोदी कार्यक्रम में रहे। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और हरियाणा के लिए रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी पनाह, तुर्की ये 6 महीने पहले से जानता था विद्रोही तख्ता पलट करेंगे, भारत बोला हालात पर हमारी नजर। जी हां दोस्तों, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल सैयद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उसके परिवार को राजनीतिक शरण दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वह यह जानकारी नहीं देंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। वहीं दोस्तों, न्यूज एजेंसी राइटर्स ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्कियों को यह जानकारी दे दी थी कि वे असद का तख्ता पलट करने वाले हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में बीमा सखी स्कीम को लॉन्च किया। बोले एमएसपी पर फसलें खरीद रहे हरियाणा ने अपना लिया है एक है तो सेफे का मंत्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च की, जिसमें बीमा सखी बनाने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7 हजार रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक है तो सेफे के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद दिया।